गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टूडेंट टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पदार्थों के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी चैप्टर को फिर से कंटिन्यू करते हैं, इसके बचे हुए पोर्शन को करते हैं और उसके बाद इसके प्रश्नोत्तर भी करेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव पदार्थों के गुण। द्रव पदार्थ जो होते हैं उनके गुण क्या क्या होते हैं। द्रव पदार्थों की पहचान उनके रंगों एवं उनकी गंध से की जाती है। मतलब उनका रंग देखकर या फिर उनकी महक से हम लोग पहचान सकते हैं। जैसे पानी रंगहीन होता है, इसमें कोई गंध भी नहीं होती। ये आग बुझाने के साथ साथ विभिन्न दैनिक कार्यों में भी प्रयोग किया जाता है। यानी पानी का कोई रंग नहीं होता और इसमें कोई महक भी नहीं होती। इसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। मिट्टी का तेल केरोसिन हल्के नीले रंग का होने के साथ साथ एक गंध सहित पदार्थ है। यानी मिट्टी के तेल बच्चों आपने देखा ही होगा, जो कि हम आग जलाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, जिसे हम केरोसिन भी बोलते हैं। इसका रंग हल्का नीले रंग का होता है और इसमें एक गंध भी आती है। ये मुख्यतः आग जलाने के काम में आता है। ऐसे ही सरसों का तेल भी हल्के पीले रंग का होता है और इसमें भी एक गंध होती है। दूध सफेद रंग का एक गंधहीन पदार्थ है। यानी दूध सफेद रंग का होता है और इसमें कोई गंध भी नहीं होती। इस प्रकार के पदार्थों की पहचान उनका रंग एवं गंध देखकर की जा सकती है। गैस पदार्थों के गुण। गैस पदार्थों को ठोस एवं द्रव पदार्थों की भांति गैस पदार्थों की भी विभिन्न विशेषताएं होती हैं। कुछ गैसें ज्वलनशील होती हैं तथा कुछ अज्वलनशील होती हैं, जिन्हें हम ज्वलनशील नहीं होती हैं भी कह सकते हैं। ज्वलनशील गैसें, जैसे बच्चों आपने अपने घरों में जो खाना पकाने की गैस होती है एलपीजी, वो कैसी है? ज्वलनशील गैस है। कुछ गैसें गंधहीन होती हैं, जबकि कुछ गैसों में बहुत तेज गंध आती है। एलपीजी में ही कुछ और भी गैसें मिक्स होती हैं जिनकी गंध आती है और उसी से ही हमें पता चलती है कि गैस लीक हो रही है। और कुछ गैसें ऐसी होती हैं जिनकी गंध भी नहीं आती। गैस एक उड़नशील पदार्थ है। मतलब अगर खुला छोड़ दिया जाए तो जरा सी देर में उड़ जाएगी और पूरे वातावरण में मिल जाती है। विलेयता। विलेयता किसे कहते हैं बच्चों? कुछ ठोस पदार्थ द्रवों में घुल जाते हैं, ऐसे पदार्थों को विलेय कहते हैं। यानी जो ठोस पदार्थ किसी तरल पदार्थ में मिल जा रहे हैं उसे हम विलेय कहते हैं। और पदार्थों का ये जो गुण है जिससे वो घुल जा रहे हैं, उस गुण को ही हम विलेयता बोलते हैं। जिस द्रव में पदार्थ घुलता है उसे विलायक बोलते हैं। यानी जिस पदार्थ में हम जिस द्रव में हम वो पदार्थ घोल रहे हैं उस द्रव को क्या बोलेंगे? हम विलायक बोलेंगे। विलेय एवं विलायक के घोल को हम विलयन बोलते हैं। एक क्रियाकलाप दिया गया है। हम कांच के एक गिलास में पानी भरते हैं, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ दाने डालते हैं। इसके पश्चात कुछ देर पानी को रखकर छोड़ देते हैं। फिर उसके थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जहां परमैंगनेट के दाने पड़े थे वहां का पानी धीरे धीरे लाल हो गया। कुछ देर के बाद परमैंगनेट के दाने पूरी तरह गायब हो जाते हैं और सारा पानी लाल हो जाता है। इस प्रयोग में पोटेशियम परमैंगनेट विलेय पानी विलायक तथा लाल पानी विलयन है। तो बच्चों, इससे आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि विलेय, विलायक और विलयन क्या होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि विलयन में घुले पदार्थ को क्या पुनः से अलग कर सकते हैं? इसके लिए एक प्रयोग और दिया गया है, इसे भी हम पढ़ते हैं। हम एक कटोरे में थोड़ा सा पानी लेते हैं, उसमें 4 चम्मच चीनी डालकर हिलाते हैं, जिसमें चीनी उसमें घुल जाती है। आपको चीनी का विलयन प्राप्त हो गया। अब इस कटोरे के पानी को हम गर्म करते हैं। अब पानी गर्म होगा तो वह वाष्प बनकर उड़ने लगेगा, यानी भाप बन जाएगा। जब सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो गर्म करना बंद कर दें। अब आप कटोरे को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि उसकी तली में सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ लगा हुआ है, जो कि क्या है? चीनी है। इसी प्रकार कुछ विलयनों में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिला होता है और कुछ द्रवों में गैस भी घुली हुई होती है। यानी द्रव भी गैस में घुल जाती है। जैसे कि बच्चों आपने देखा होगा, जब आप कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर पीते हैं तो जब आप उसकी बोतल को खोलते हैं तो उसमें कुछ बुलबुले बहुत तेजी के साथ बाहर से आने लगते हैं। ये बुलबुले आपको पता है किसके होते हैं? ये बुलबुले होते हैं पानी में घुली हुई गैस की वजह से।
इस तरह हवा भी पानी में घुलनशील होती है, इसीलिए मछलियां पानी में सांस ले पाती हैं। अब आपको समझ में आया कि मछलियां पानी में सांस कैसे ले लेती हैं? ओके। इसके विपरीत कुछ पदार्थ पानी में घुलनशील नहीं होते, जैसे मोम, पेंट, केरोसिन। ये सब पानी में तो नहीं घुलते, लेकिन मोम, पेंट, केरोसिन में घुल जाते हैं। पेंट केरोसिन और पेट्रोल में भी घुल जाता है। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, मतलब एक पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित हो जाता है। जैसे जल से हम बर्फ भी बनाते हैं और हम उससे भाप भी बनाते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक अवस्थाओं में भी होता है। बर्फ ठोस अवस्था में होता है, जब वो द्रव में होता है तब जल बन जाता है, और जब वो गैस अवस्था में होता है तो वो भाप बन जाता है। यानी एक ही पदार्थ जल की 3 अवस्थाएं को बताता है। बर्फ को जब गर्म किया जाता है तो इसके अणु ऊर्जा मिलते ही स्वतंत्र हो जाते हैं। अणुओं के बीच का स्थान और अधिक बढ़ने पर ठोस अवस्था द्रव में परिवर्तित हो जाती है। जल को अत्यधिक गर्म करने पर उसके अणुओं के बीच स्थान और बढ़ जाता है तथा उनको और अधिक ऊर्जा मिल जाती है। फलस्वरूप द्रव के अणु जल वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पदार्थों का अवस्था में दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अब है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं बच्चों? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था कुछ समय के लिए परिवर्तित होकर फिर वही अवस्था पुनः आ जाती है, तो उसे हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। यानी इसमें क्या होगा कि पहले कुछ अवस्था थी और फिर उसमें परिवर्तन किया तो वो अवस्था फिर से बनाई जा सकती है। इस प्रकार के परिवर्तन में विभिन्न गुण वाले किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, मतलब जो पदार्थ है वही पदार्थ रहेगा, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। जैसे मोम का पिघलना, मोम से हम मोमबत्ती बनाते हैं और जब वो पिघल जाता है तो वो फिर से मोम बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें कैसा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। जल का जलवाष्प बस बर्फ में परिवर्तित होना, कि हम जल से पहले अगर जलवाष्प बनाते हैं तो उसको कंडेंस करके संघनित करके फिर से हम पानी बना सकते हैं, जल बना सकते हैं, और इसी तरह से हम बर्फ को भी पिघलाकर फिर से जल बना सकते हैं। तो इसमें हमें नया पदार्थ तो नहीं मिला ना, तो इस परिवर्तन को क्या बोलेंगे? हम भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। फिर है रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है बच्चों? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था को पूर्ण रूप से बदलकर एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। मतलब अगर हमने एक पदार्थ को उसमें रासायनिक परिवर्तन किया तो वो नया पदार्थ बन जाता है। इस नए पदार्थ के गुण एवं संरचना मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न हो सकते हैं। जैसे कागज का जलना। अब हमने क्या किया? कागज को जलाया, तो कागज जब जल जाता है तो क्या फिर से कागज बन पाएगा? नहीं ना। क्यों? कागज जलने के बाद क्या बनता है? उसकी राख बन जाती है, और राख और कागज के गुणों में अंतर होगा ना। इसी प्रकार से दूध से हम दही जमा सकते हैं। दूध से अब हमने दही बना लिया तो दही एक नया पदार्थ हो गया। क्या हम दही को दोबारा से दूध में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम रासायनिक प्रक्रिया या परिवर्तन कहेंगे। अब है आयतन। कोई पदार्थ जितना अधिक स्थान घेरता है उसका आयतन कहलाता है। पदार्थ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिशाओं में स्थान घेरता है। किसी पदार्थ का आयतन निकालने के लिए हमें इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करनी होती है। यानी आयतन बराबर क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। जैसे एक गिलास में अगर हमने पानी भरा है तो उसका आयतन हम कैसे निकालेंगे? गिलास की लंबाई हमें पता होनी चाहिए, गिलास की चौड़ाई हमें पता होनी चाहिए और गिलास की ऊंचाई पता होनी चाहिए, तो उसमें आने वाले पानी की मात्रा का हम आयतन निकाल सकते हैं। फिर है संहति और भार, जिसे बोलते हैं अमाउंट एंड वेट। किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु की संहति या फिर उसका अमाउंट कहा जाता है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए आकर्षक बल को इसका भार कहते हैं। दैनिक जीवन में हम भार शब्द को संहति के अर्थ में प्रयोग करते हैं, किंतु वैज्ञानिक रूप में संहति और भार में अंतर होता है। कोई वस्तु पदार्थ की जितनी मात्रा से बनी है वह स्थान बदलने से नहीं बदलती। यह विश्व में प्रत्येक स्थान पर समान रहती है।
किंतु भार गुरुत्व के बदलने पर बदल जाएगा। यानी पृथ्वी का जो आकर्षक बल है अगर वो बदल जाए तो भार भी बदल जाएगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल पूरी पृथ्वी पर एक समान नहीं है, अतः विभिन्न स्थानों पर इसकी वस्तु का भार भिन्न भिन्न होता है, किंतु इसकी संहति समान होगी। चंद्रमा पर आपका भार पृथ्वी की अपेक्षा आपके भार का 1/6 भाग होगा। यानी चंद्रमा पर भार हमारा कितना लगेगा, उसका 1/6 भाग के बराबर, जितना अभी हमारा लग रहा है पृथ्वी पर लग रहा है उसका 1/6 भाग के बराबर चंद्रमा पे लगेगा। घनत्व, किसी पदार्थ का भार, हल्कापन या मोटाई उसका घनत्व कहलाता है। किसी पदार्थ का घनत्व उस पदार्थ के भार एवं आयतन का अनुपात होता है। यानी घनत्व क्या होता है, भार बटे आयतन। जैसे चीनी की तुलना में लोहे का घनत्व अधिक होता है। इसका कारण ये है कि लोहे के अणु चीनी के अणु से अधिक संकुलित होते हैं, पास पास होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपको करने हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। पहले आपने ये सारे टिक द करेक्ट और रिक्त स्थानों की पूर्ति ये हमने पिछले चैप्टर में कंप्लीट कर लिया था। और अब हम पढ़ते हैं प्रश्नों के उत्तर। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों इसका आंसर आप ये दोनों लाइन्स यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। फिर है ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। ठोस पदार्थों को आप यहाँ तक लिखेंगे और ये दोनों लाइन कंप्लीट करेंगे। फिर है द्रव पदार्थों की परिभाषा देते हुए उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बच्चों इसकी 3 लाइनें आपको लिखनी है यहाँ तक पूरा। यहाँ से जिन पदार्थों का कोई आकार निश्चित नहीं होता से लेकर आकार एवं आयतन शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं, यहाँ तक द्रव पदार्थों के बारे में लिखना है। फिर है गैस पदार्थों की परिभाषा देते हुए उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके लिए पहले इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, ये कंप्लीट करेंगे पूरी लाइन, और नेक्स्ट पेज के ऊपर की फर्स्ट लाइन तक आपको कंप्लीट करना है। और उसके बाद इसकी विशेषताएं लिखनी है और आपको इसकी 3 विशेषताएं कंप्लीट करनी है। ये तीनों गैस एक उड़नशील पदार्थ है, ये कंप्लीट करना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको एक लाइन इसमें और ऐड करनी पड़ेगी। पदार्थों के गुण भी हमें लिखने हैं, द्रव पदार्थों के गुण, तो आप ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। पहचान उनके रंगों और उनकी गंध से की जाती है। और लास्ट क्वेश्चन है पारदर्शी अपारदर्शी पदार्थों में अंतर। इसके लिए आप अपना बुक में ठोस पदार्थों में कुछ इस प्रकृति के होते हैं, यहाँ से लेकर जैसे कांच, ये 1 लाइन 2 लाइन ये कंप्लीट करनी है। उसके बाद में ये 3 लाइन्स हैं ऑलमोस्ट, इनको कंप्लीट करना है। तो बच्चों अपने कॉपी में अच्छे से होमवर्क कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।